वेलकम स्टूडेंट टू आवर 8th लेक्चर पार्ट 2। आप लोगों का इसमें स्वागत है और हम लोग आज अगला टॉपिक देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये पेन की निब है, मान लो एक बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर अपना यह एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई अन्य आवेश लाते हैं, मान लो ये धनात्मक है, ये जो पेन की जो निब है इसको हम एक बिंदु आवेश मानेंगे। अब इसके पास अगर हम कोई अन्य धनात्मक आवेश लाएंगे और मान लो इतनी दूरी पर लाएंगे तब वह प्रतिकर्षित होना स्टार्ट करना है। तो ये क्या होगा, इतनी दूरी पर लाने पर हो रहा है तो ये इतना पूरा गोल जो हम बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र। मान लो हम ऋणात्मक ला रहे हैं और इतनी दूरी पर लाने पर वह आकर्षित हो रहा है, इतनी दूरी पर कुछ नहीं हो रहा है पर इतनी दूरी पर लाने पर वो आकर्षित हो रहा है, तो हम मानेंगे इस परिधि में अगर हम खींचेंगे तो ये एक स्फीयर बन जाएगा और ये उसका क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब हमें इसके आगे देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो हमारा ये वाला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा देख लेते हैं फिर हम इसको समझेंगे। किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर समझिए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, देखो विद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश होता है, वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। इसको हम समझेंगे। मान लो ये एक बिंदु आवेश है Q, चिन्ह नहीं दिया है तो पक्का ही धनात्मक है। इसके चारों ओर यह एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इसके विद्युत क्षेत्र में मान लो हम एक कोई भी Q0 एक अल्प परीक्षण आवेश ला रहे हैं, धनात्मक परीक्षण आवेश, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश यानी इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये क्या होता है, परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प आवेश होता है जो किसी भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मान लो ये प्लस क्यू आवेश की हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, तो इसके पास हम बहुत छोटा परीक्षण आवेश लाएंगे। ठीक है, मान लो ये एक कूलम है। अब इसके पास इसका टेस्ट देखने के लिए हम 2 कूलम वाला आवेश तो नहीं लाएंगे पास में, ठीक है ना, क्योंकि 2 कूलम वाला आवेश क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा। तो इसके पास हम जो भी परीक्षण आवेश लाएंगे इतना अल्प लाएंगे कि जिसके कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। हम कितना लाएंगे, मान लो माइक्रो कूलम ले आएंगे या पिको कूलम ले आएंगे या नैनो कूलम लाएंगे। इतना अल्प आवेश हम इसके पास लाएंगे, इसके कारण क्या होगा, इसके विद्युत क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्रभाव पड़ेगा इस अल्प परीक्षण आवेश पर पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, मतलब टेस्टिंग चार्ज, टेस्ट चार्ज। यह अत्यंत अल्प होता है और यह मुख्य आवेश को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, तो इसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। अब हम पॉइंट ये देख रहे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देखनी है, तो ये प्लस क्यू आवेश है तो ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इसके पास हम मान रहे हैं कि एक Q0 कोई भी हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश ला रहे हैं
और इन दोनों के बीच की दूरी हम मानते हैं कि चलो r है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कूलॉम का बल कितना लगेगा? कूलॉम के बल के अनुसार हम क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q0/r², ठीक है। ये इन दोनों के बीच का बल लगेगा। अब हमारी परिभाषा क्या है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम इसको Q0 लाने की बजाय मान लो हम इस पर एकांक धनावेश ला रहे हैं। एकांक मतलब क्या होता है? एक। एकांक का मतलब होता है एक आवेश ला रहे हैं। एक मतलब कि 1 यूनिट, जिसकी वैल्यू हो 1। ऐसा अगर कोई हम धनावेश ला रहे हैं, परीक्षण धनावेश इस विद्युत क्षेत्र में, तो वह जितना बल लगाता है एकांक धनावेश पर यह आवेश Q, उसी को हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ Q0 की बजाय अगर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4πε0 Q/r²। और एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप F एकांक धनावेश पर जितना लग रहा है यही क्या कहलाएगी? इस आवेश Q की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। इसको हम किससे दर्शाते हैं बच्चों? E से। मतलब यहाँ पर E क्या हो गया एक्चुअली? 1/4πε0 Q/r²। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम लोग जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका पाठ्य पुस्तक से मिलान भी कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी हुई है? 1/4πε0 Q/r²। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ Q0 जो लिया है, हमने परिभाषा की है कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, मतलब Q0 जो परीक्षण आवेश हम लाते हैं, इसको यदि हम एकांक मानते हैं तो उस पर जितना बल लगता है उसको ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं? E से। इसीलिए E कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r², इतना हो जाएगा। अब देखिए इस सूत्र में चूंकि हम यहाँ पर एकांक धनावेश तो हमने परिभाषा के लिए देखा है, हम ला रहे हैं परीक्षण आवेश कितना? परीक्षण धनात्मक आवेश कितना ला रहे हैं? Q0। तो इस पर बल कितना लगता है? 1/4πε0 Q0/r²। लेकिन देखिए ये जो टर्म है इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने कहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब 1/4πε0 Q/r² को हमने क्या कहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे E, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा अनुसार इंटू Q0, मतलब F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू Q0। व्यवस्थित रूप में अगर हम लिखेंगे तो F बराबर हम क्या लिखेंगे? Q0E, अर्थात E बराबर क्या हो गया? E बराबर हम क्या लिख पाएंगे? E बराबर हम लिखेंगे F/Q0, ठीक है। E बराबर हम क्या लिखेंगे? F/Q0। यानी किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि r दूरी पर कोई भी बिंदु आवेश Q होगा तो वह कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये r दूरी के लिए हम ले रहे हैं, जितनी दूरी लोगे उतना रहेगा, क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र होता है उसके बाहर हम क्या कहते हैं? अनंत यानी इन्फिनिटी। कि जैसे कि कोई बिंदु आवेश है, ये स्फीयर है मान लो, ठीक है ना। स्फीयर है 3 डायमेंशनल होता है। चित्र में हमने इसको सर्कल बनाया, बट एक्चुअली इट इज स्फीयर, ये फुटबॉल है। इसके बाहर इसके लिए अनंत है, ये इसका इतना क्षेत्र है। अब इसके बाहर इसके लिए क्या हो जाएगा? अनंत। ऐसा अनंत कुछ होता नहीं है, ये क्या हो गया इसके लिए? अनंत। तो हम कहते हैं कि अनंत से हम किसी परीक्षण धनावेश को लाते हैं, तो अनंत मतलब क्या हो गया? उसके विद्युत क्षेत्र के बाहर से हम लाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनंत, ठीक है। इसलिए चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने देखा है। अगला टॉपिक हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI तथा CGS मात्रक और इसकी विमान।
देखिए हमने फार्मूला देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी देखी हमने बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा हमने क्या देखा कि Q0 इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम कोई Q0 एकांक धनावेश परीक्षण आवेश लाते हैं तो उस पर कितना बल लगता है, बराबर कितना लगता है Q0 × E लगता है इतना ही। आप इसको पूरा लिख सकते हो चाहे तो, आएगा वही, पर इस पार्ट को हम क्या कहते हैं E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही हो जाएगा Q0 × E, क्योंकि इसको हमने क्या कहा है E, आवेश Q के चारों ओर का जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, वो इतनी होती है, इसके रूप में हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप E बराबर हम क्या लिखेंगे F/Q0, क्योंकि हमें इसका मात्रक देखना है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, फार्मूला पता होता है तो न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलॉम। सीजीएस मात्रक क्या कहोगे आप भाई, न्यूटन का क्या हो जाएगा डाइन, पर कूलॉम का क्या हो जाएगा स्टैट कूलॉम, यानी स्टैट कूलॉम। इसको हम लिख लेते हैं डाइन पर स्टेट कूलॉम। बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है समझना। इसी आधार पर हम इसकी विमाएं देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं बहुत आसान है। विमाओं के लिए भी सेम हम फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, यही E बराबर F/0। F यानी बल, बल की विमाएं आप लोगों को पता है क्या होती है, M1 L1 T-2 अपॉन Q0, क्योंकि करंट I बराबर होता है Q/T, इसलिए Q बराबर क्या होगा I × T, मतलब एम्पियर × टाइम। इसको हम MLT के रूप में लिखेंगे, ये -1 हो जाएगा, T ऊपर चला जाएगा ये, और ये -1। तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है विमाएं। हमें इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आता है तो हम आसानी से इसका SI मात्रक, CGS मात्रक और विमाएं निकाल सकते हैं, वेरी इजी। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका SI और CGS मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, E बराबर होती है 1/4πε0 Q/r²। इसकी परिभाषा हमने क्या की है कि किसी भी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कितनी होती है ये Q आवेश की, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q0 आवेश पर लगने वाला बल F कितना होता है, F बराबर होता है Q0 × E। इसी पे से हम E क्या कहते हैं, E बराबर होता है F/Q0, यानी कि बल तथा परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। इसी पे से हमने निकाला कि SI मात्रक क्या होगा, सिंपली F/Q0 पे से हमने निकाला न्यूटन पर कूलॉम, और CGS मात्रक क्या हो जाएगा डाइन पर स्टैट कूलॉम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं हमने सिंपली इसी फार्मूले में से निकाली है। फार्मूला क्या है, E बराबर F/Q0। F की विमाएं क्या होंगी, M1 L1 T-2 अपॉन आवेश की विमाएं होती है × T। इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा M1 L1 T-3 A-1। ये हमारा एक टॉपिक हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है यह है वैद्युत द्विध्रुव। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव।
परिभाषा क्या होगी, दो बराबर तथा विपरीत। विपरीत मतलब विपरीत का अर्थ होता है एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक, जितना ये धनात्मक है उतना ही ये ऋणात्मक, ठीक है। दो बराबर तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इसको हम समझेंगे कि भाई दो बराबर मतलब दोनों के मान बिल्कुल बराबर होने चाहिए, पर विपरीत होने चाहिए। मतलब अगर एक धनात्मक है तो एक उतना ही ऋणात्मक, पर इनके बीच में दूरी होनी चाहिए, दूरी बहुत कम होनी चाहिए पर होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए मान लो ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर दो आवेश उपस्थित हैं, -q और +q, ठीक है। और इनके बीच में जो दूरी है वो हम लेते हैं 2a। 2a इसलिए लेते हैं, हम a भी ले सकते हैं, बट चूंकि इसके मिड पॉइंट से यानी इसके मध्य बिंदु से दूरी होती है a, क्योंकि हमें बहुत से इसमें अभी हम आगे करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर हम इसकी दूरी a लेंगे तो फिर वो a/2 थोड़ा हमारे लिए हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2a लेते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, o मान लो इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु से इसकी दूरी हो गई a और ये नेगेटिव की दूरी होगी a, तो टोटल दूरी हम क्या लेते हैं 2, और इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव मींस इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपली दो बराबर तथा विपरीत आवेश अगर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वे बहुत अल्प दूरी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इन इलेक्ट्रिक डायपोल टू इक्वल but opposite charges are present at a very small distance and this system is called as electric dipole। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब हमारे लिए अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष मतलब एक्सिस। देखो उसका मध्य बिंदु तो आप समझ ही गए हो, मिडिल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, कि जो एग्जैक्ट बीच वाला जो पॉइंट होता है कि जिससे पॉजिटिव चार्ज की दूरी और नेगेटिव चार्ज की दूरी दोनों बराबर होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, ठीक है। अब अक्ष क्या होगी, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष मींस एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होगा ये, सिंपली ये जो लाइन है, ठीक है, मैं अलग से और डायग्राम बना देती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम, ये -q और ये +q चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, जो रेखा होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष मींस एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज अ सिंपली इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव charge of electric dipole and it is the axis of electric dipole। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि ये पॉइंट हमें समझना जरूरी है, these are very important points। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। We will generally use the English terminology because if you are going to engineering and other branches, then English terminology is always used, ठीक है। सो आप लोग फेमिलियर होना चाहिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की। हिंदी अच्छा है, हिंदी में भी हम करेंगे, पर हायर एजुकेशन जनरल इंग्लिश में अवेलेबल है, सो वी विल यूज द इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसे हम P से दर्शाते हैं। ये होता क्या है, पहले हम ये बना लेते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब आवेश, आवेश कह लो या आवेश का परिमाण कह लो। देखो क्योंकि परिमाण हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे अगर आप -q भी ले रहे हो तो इसका परिमाण +q ही होगा, +q ले रहे हो तो भी +q ही है। तो वैद्युत द्विध्रुव के, इसको हम लिख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर ही, हमने पहले ही कहा है कि समान तथा विपरीत, हमने परिभाषा ही की है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण, परिमाण मतलब अगर आप -q लेना चाह रहे हो तो -q ले लो, पर उसका परिमाण क्या रहेगा, +q। परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से दर्शाते हैं। तो कोई भी एक आवेश ले लो आप, Q मान लेते हैं हम, तथा इनके बीच की दूरी, कितनी है, 2a। तो इनका जो गुणनफल होगा इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। अब ये भी हमें समझना है कि सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, और इसकी दिशा कहाँ होती है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव की होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव आवेश यानी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की। तो P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इसका सूत्र होता है Q × 2a, मतलब कोई भी एक आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसकी SI मात्रक देख लेते हैं। सो सिंपल फार्मूला हमारे पास है, P = Q × 2a। तो देखिए क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर, ठीक है, कूलॉम मीटर सिंपली। और CGS मात्रक क्या हो जाएगा, सिंपली कूलॉम का हम लेंगे सेक कूलॉम और मीटर का हम लेंगे सेंटीमीटर। These are very easy questions which are asked in your board exams for objective। अगला है इसकी विमाएं। P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमाएं बहुत आसान है, अगेन हम आसानी से हल कर लेंगे। Q की विमाएं क्या होंगी, A × T, 2a यानी दूरी है, डबल करने की आवश्यकता नहीं है, दूरी है। दूरी की क्या होती है बच्चों, L, तो हम इसको MLT के रूप में, हमारा तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, MLT के रूप में लिखेंगे, M0, L1, T1 और A1। ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, पर एक सिस्टम से हमें लिखना है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमाएं। अब हमें इसके बाद जो देखना है, जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में आता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में, तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। और इसके पहले आप लोगों को जो भी टॉपिक है इसकी नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप अवश्य पढ़ें। और अगर आपको कोई शंका हो तो आप लोग जो है टैली भी कर सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक से, और इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।